हेलो नमस्कार, मैं पंकज सिंह। मैं अपनी इस क्लास में मैटर तथा उसके क्लासिफिकेशन को डिस्कस करने वाला हूं। तो आइए सबसे पहले हम लोग यह जानने की कोशिश करें कि मैटर किसे कहते हैं। तो आप जानते हैं कि दुनिया की वे सभी वस्तुएं जिनका द्रव्यमान होता है और जिनके द्वारा स्थान ग्रहण किया जाता है उसे हम द्रव्य या पदार्थ कहते हैं। ऑल दैट सब्सटेंस व्हिच हैविंग मास एंड ऑक्युपाई सम स्पेस इज कॉल्ड मैटर। हम मैटर को अपने सेंस ऑर्गन के द्वारा महसूस भी कर लेते हैं। हम अपने सेंस ऑर्गन के द्वारा इन्हें रिसीव भी कर सकते हैं। तो हम लोग अपने प्रीवियस लेक्चर में इसके बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग इसमें देखें कि हम मैटर का क्लासिफिकेशन किस प्रकार से करते हैं। तो बेसिकली हम मैटर का क्लासिफिकेशन कई प्रकार से कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर मैटर का जो क्लासिफिकेशन बताने वाला हूँ वो बेसिकली हम दो प्रकार से करते हैं। ओके, तो हम किस रूप में करते हैं? हम करते हैं मिक्सचर के रूप में, ओके, और हम करते हैं प्योर सब्सटेंस के रूप में। ओके, इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? शुद्ध पदार्थ हम कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं? हम लोग मिश्रण कहते हैं। ओके, तो फिर से हम लोग देखें, मैटर किसे कहते हैं हम लोग? ऑल दैट सब्सटेंस व्हिच हैविंग मास एंड ऑक्युपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। मैटर आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू डिवीजन, वन इज कॉल्ड मिक्सचर एंड अदर इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। अब आइए हम मिक्सचर किसे कहते हैं हमें सबसे पहले समझना होगा कि मिश्रण किसे कहते हैं। तो आप अपने हाई स्कूल में पढ़े होंगे कि दो या दो से अधिक विभिन्न प्रकार के पदार्थ को, दो या दो से अधिक विभिन्न प्रकार के पदार्थों को हम किसी भी अनुपात में जब एक दूसरे से मिला देते हैं तब हम उस पदार्थ को क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। ओके, तो मिश्रण किसे कहते हैं? जब हम कोई भी दो या दो से अधिक डिफरेंट सब्सटेंस को हम किसी भी प्रोपोर्शन में, किसी भी अनुपात में हम मिला देते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे मिश्रण कहते हैं। तो हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि ए मिक्सचर इज ए मटेरियल इन विच टू और मोर सब्सटेंस आर फिजिकली कंबाइंड, ओके, इन एनी प्रोपोर्शन। तो क्या कह सकते हैं कि ए मिक्सचर इज ए मटेरियल, ए मिक्सचर इज ए मटेरियल इन विच टू और मोर डिफरेंट substance are physically combined in any proportion। ओके, तो हम क्या कहते हैं मिश्रण को? जब दो या दो से अधिक भिन्न पदार्थों को हम किसी भी अनुपात में मिला देते हैं तो प्राप्त पदार्थ मेरा क्या कहलाता है? मिश्रण कहलाता है। ए मिक्सचर इज ए मटेरियल इन विच टू और मोर डिफरेंट सब्सटेंस आर फिजिकली कंबाइंड इन एनी प्रोपोर्शन। हम किसी भी प्रोपोर्शन में दो या अधिक डिफरेंट सब्सटेंस को हम क्या कर देते हैं? फिजिकली एक दूसरे से मिला देते हैं, तब हमारा वो पदार्थ क्या हो जाता है? मिक्सचर होता है। अब इसको हम सिंपल अपना एग्जाम्पल लें। जैसे हम अपने एग्जाम्पल में क्या पाते हैं? हम अपने एग्जाम्पल में पाते हैं एयर एक मिक्सचर है। ओके, हम क्या पाते हैं? मिल्क भी हमारा मिक्सचर है। ओके, हम अगर पानी में कंकर पत्थर डाल देते हैं, ओके, हम जल में अगर हम कंकर पत्थर डाल देते हैं, ओके, तो ये भी एक मेरा क्या हो जाता है? मिक्सचर हो जाता है। हम अगर शुगर एंड वाटर को अगर हम मिक्स्ड करते हैं तो ये भी मेरा क्या हो जाता है? मिक्सचर हो जाता है। ओके, अब यहाँ मिक्सचर की हम लोग बात समझ लिए। इसमें थोड़ा सा एक और बात देखना है। जैसे अगर हम लोग पानी में कंकर पत्थर डाल लिए तो पानी में कंकर पत्थर डालने पर कोई न तो ऊर्जा
रिलीज होनी चाहिए, न कोई हीट रिलीज होनी चाहिए, न कोई हीट एब्जॉर्ब होनी चाहिए। यानी मिक्सचर जो हम लोग निर्माण करते हैं उस मिक्सचर के निर्माण में न तो हीट एब्जॉर्ब होता है न हीट रिलीज होता है। और मिक्सचर में जो उसके कंपोनेंट होते हैं, जैसे अगर हम जल में कंकर पत्थर को मिला दें तो अब उस मिश्रण में कितने कंपोनेंट हो गए, कितने घटक हो गए, 2 घटक हो गए, एक जल और दूसरा कंकर पत्थर। तो उस मिक्सचर में जल अपना जो नेचर रखा है, जो अपना जो प्रॉपर्टीज रखता है वो उस प्रॉपर्टीज में उसमें कोई चेंजेज नहीं आते। जो कंकर पत्थर है उस कंकर पत्थर के जो अपनी प्रॉपर्टीज है उसमें कोई चेंजेज नहीं आते। तो हम इसको क्या पाते हैं कि जो मिक्सचर होते हैं उस मिक्सचर में जो उसके कंपोनेंट होते हैं उस कंपोनेंट के जो केमिकल जो नेचर होते हैं उसमें कोई चेंजेज नहीं होता है। मिक्सचर के जो कंपोनेंट होते हैं वो अपने केमिकल नेचर को मौजूद रखते हैं, केमिकल नेचर को बनाए रखते हैं। ओके, तो ये हो गई हमारी मिक्सचर की बात। इतनी बात समझ में आई। अब मिक्सचर को हम लोग कई प्रकार से क्लासिफाई करते हैं। एक को हम लोग मिक्सचर को क्लासिफिकेशन करते हैं, हम लोग सॉल्यूशन के रूप में क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं, हम कोलॉइड के रूप में क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, हम सस्पेंशन के रूप में हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, जो फर्दर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। यानी हम अपने मिक्सचर को जो 2 या 2 से अधिक डिफरेंट सब्सटेंस को किसी भी प्रोपोर्शन में मिलाने से प्राप्त होता है उसको हम सॉल्यूशन, कोलॉइड या सस्पेंशन किसी भी प्रकार से हम उसको पुनः उसको क्लासिफाई कर सकते हैं, हम क्लासिफिकेशन करते हैं। और जो मिक्सचर के कंपोनेंट होते हैं वो कंपोनेंट अपने गुणों को बनाए रखते हैं और जो मिक्सचर के गुण होते हैं वो गुण उसके कंपोनेंट से डिफरेंट नहीं होते हैं। मिक्सचर में जो कंपोनेंट होते हैं वो अपने अपने गुण बनाए रखते हैं। जैसे अगर हम लोग हवा की बात करें तो हवा में क्या है, एयर में हम क्या पाते हैं, ऑक्सीजन पाते हैं। ओके, हम क्या पाते हैं, नाइट्रोजन पाते हैं, हम क्या पाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड पाते हैं, हम वाटर वेपर भी पाते हैं, कुछ इनर्ट गैसेस भी पाते हैं। तो एयर क्या है, एक मिक्सचर है। तो इस मिक्सचर में जो O2 का अपना कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है वो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज में कोई चेंजेज नहीं होता है। नाइट्रोजन भी अपनी केमिकल कैरेक्टरिस्टिक बनाए रखता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी केमिकल कैरेक्टरिस्टिक बनाए रखता है। ओके, तो हमें यहाँ से यह समझना होगा कि जो मिक्सचर के कंपोनेंट होते हैं उन कंपोनेंट के जो प्रॉपर्टीज होते हैं उसमें कोई चेंजेज नहीं आता है। ओके, क्योंकि हम मिक्सचर को फिजिकली कंबाइंड करते हैं, यहाँ कोई केमिकल रिएक्शन की बात नहीं होती है। ओके, हम मिक्सचर के जो कंपोनेंट होते हैं उस कंपोनेंट को हम सामान्यतः फिल्ट्रेशन के द्वारा, क्रिस्टलाइजेशन के द्वारा, ओके, हम डिस्टिलेशन के द्वारा अलग कर सकते हैं। जैसे अगर मेरे पास में एक वाटर और शुगर का मिक्सचर है, हम सिंपल क्या किए, हम उस मिक्सचर को गर्म कर दिए और गर्म करने के बाद मैंने क्या पाया कि पानी क्या हो गया, इवेपोरेशन हो गया, पानी वाष्पशील होकर निकल गया और उसमें मेरा क्या रह गया, हमारा उसमें शुगर रह गया। ओके, तो इसका मतलब क्या कि मैंने सिंपल प्रोसेस के द्वारा, फिजिकल प्रोसेस के द्वारा जो मिक्सचर के कंपोनेंट रहे उसको मैंने अलग कर दिया और वो कौन से रहे, डिस्टिलेशन रहा, ओके, फिल्ट्रेशन रहा, क्रिस्टलाइजेशन रहा। तो इतना बात याद रहेगा कि जो मिक्सचर होते हैं उनके कंपोनेंट को फिजिकल प्रोसेस के द्वारा हम इजीली एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। ओके, अलग हम कर लेते हैं। और जो मिक्सचर के कंपोनेंट होते हैं उन कंपोनेंट के अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। जैसे हम किसकी बात कर लें, हम बात कर लिए, चलिए हम फिर से जल और कंकर पत्थर की बात करें तो जल का अपना बॉइलिंग पॉइंट, जल की अपनी बॉइलिंग पॉइंट है जो BSO है। अगर हम उसमें कंकर पत्थर को डाल देते हैं तो जो हम पत्थर को डालते हैं उस पत्थर की अपनी मेल्टिंग पॉइंट होगी। तो मिक्सचर जो हमने बनाया उस मिक्सचर में
अब दो कंपोनेंट हो गए, एक हमारा पानी रहा, इस पानी के बॉइलिंग पॉइंट में कोई चेंजेस नहीं आएगा। हमारा जो उसमें कंकर मैंने डाला है उसकी अपनी मेल्टिंग पॉइंट होगी और उस मेल्टिंग पॉइंट में कोई चेंजेस नहीं आएगा, यानी हमारा जो मिक्सचर होगा उस मिक्सचर के जो घटक होंगे, दैट मीन्स कंपोनेंट होंगे, वो अपने जो प्रॉपर्टीज होगा उसमें कोई चेंजेस नहीं लाते हैं। ओके, नाउ मिक्सचर बनाने में हीट रिलीज होता है न हीट एब्जॉर्ब होता है। ओके, तो अब आइए हम लोग मिक्सचर की बात को और आगे ले चलते हैं। मिक्सचर को हम लोग फर्दर दो भागों में डिवाइड करते हैं। ओके, मिक्सचर को हम लोग दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। आपने अपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, हम एक को क्या करते हैं, हम एक को कह सकते हैं होमोजीनस मिक्सचर। क्या कह सकते हैं, होमोजीनस मिक्सचर हम कह सकते हैं। ओके, और दूसरे को हम क्या कहते हैं, हेट्रोजीनस मिक्सचर कहते हैं। ओके, हम इनको हिंदी में क्या कहते हैं, हम इनको हिंदी में समांगी मिश्रण या समांग मिश्रण कहते हैं। ओके, समांग मिश्रण हम इसको कहते हैं और इनको हिंदी में क्या कहते हैं, विषमांगी मिश्रण हम कहते हैं। ओके, या विषमांग मिश्रण भी कहते हैं। अब आइए हम लोग देखें कि ये जो हमने मिश्रण को फर्दर डिवाइड किया ये एक्चुअली क्या है। तो एक्चुअली हम लोग अगर देखें इसको पहले थोड़ा सा हम लोग समझ लें। जो होमोजीनस वर्ड है यह एक ग्रीक वर्ड से रिलेशन रखता है। ओके, ग्रीक वर्ड होमो का मतलब होता है सिमिलर। ओके, होमो का मतलब होता है सिमिलर, और यहाँ जो हम लोग ग्रीक वर्ड की बात करते हैं HETERO, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। ओके, हेट्रो का मतलब डिफरेंट होता है या अदर होता है। ओके, तो हम लोग अब देखें कि होमोजीनस मिक्सचर किसे कहते हैं और हेट्रोजीनस मिक्सचर किसे कहते हैं। मिक्सचर को हम लोग तो पहले ही जान चुके हैं कि किसी एक पदार्थ को, किसी एक सब्सटेंस को हम मिक्सचर नहीं कह सकते। मिक्सचर में कम से कम दो डिफरेंट सब्सटेंस होने चाहिए तभी हम उसको मिक्सचर कहते हैं। तो इस मिक्सचर को हमें समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेना होगा। हमने क्या किया, एक गिलास मैंने पानी लिया और इस एक गिलास पानी में मैंने एक गिलास पानी लिया और इस एक गिलास पानी में मैंने क्या डाल दिया, शुगर डाल दिया। ओके, तो मैंने एक गिलास पानी में शुगर डाल दिया। तो शुगर जैसे ही मैंने डाला, कुछ शुगर अपने से यहाँ से आने के बाद नीचे कुछ बहुत लिटिल अमाउंट में घुल जाएगा और अधिकांश जो मेरा शुगर रहेगा वो नीचे क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। शुगर मेरा जैसे ही एक चम्मच दो चम्मच मैंने एक गिलास पानी में डाला, ये मेरा शुगर डालते ही नीचे बैठ जाएगा। और अगर हम इस पानी को अगर पिए, इस गिलास में मौजूद इस मिक्सचर को, जो पानी और शुगर का मिक्सचर है, अगर मैं इसको पीऊं तो मुझे समान रूप से यह मिक्सचर मीठा नहीं लगेगा। क्यों नहीं मीठा लगेगा, क्योंकि इस मिक्सचर के कितने कंपोनेंट हैं, दो कंपोनेंट है, एक वाटर है और दूसरा क्या है, शुगर है। और ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के साथ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ओके, डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड यानी एक समान रूप से वितरित नहीं है। नीचे चीनी पूरा मौजूद है, ऊपर बहुत लिटिल अमाउंट में घुला हुआ है। तो इस मिक्सचर के दो जो कंपोनेंट हैं, दो घटक हैं, यह घटक एक दूसरे के साथ यूनिफॉर्मलिटी डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, यूनिफॉर्मिटी नहीं रखते हैं। तब हम इस प्रकार के मिक्सचर को क्या कहते हैं, हेट्रोजीनस मिक्सचर कहते हैं। ओके, तो हम किसे कहते हैं हेट्रोजीनस मिक्सचर। हेट्रोजीनस मिक्सचर वे मिक्सचर होते हैं जिसमें उसके कंपोनेंट एक दूसरे के साथ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर बात बताया। अब चलिए हम इसकी बात करें। अब मैंने क्या किया, मैंने चम्मच की सहायता से, स्पून की सहायता से मैंने शुगर को मिला दिया और मिला दिया तो अब मेरा ये शुगर चारों ओर क्या हो गया,
समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अगर मैं अब इस मिक्सचर को पीऊं तो मुझे समान रूप से ये शुगर सॉल्यूशन मीठा लगेगा। तो मैं इसमें क्या कहूंगा कि इस मिक्सचर के जो दो कंपोनेंट है, ओके, अब ये दोनों कंपोनेंट जो पहले यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं थे, एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं थे, जिस कारण से मैंने इसको क्या कहा, हेट्रोजीनस मिक्सचर कहा। अब ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के साथ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए हैं, समान रूप से सिमिलर रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए हैं, सो दैट दिस टाइप ऑफ मिक्सचर इज कॉल्ड होमोजीनस मिक्सचर। तो होमोजीनस मिक्सचर और हेट्रोजीनस मिक्सचर में मेन बात क्या है? मेन बात यह है कि इस टाइप के जो मिक्सचर होते हैं इनके कंपोनेंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ओके, जिससे जो मिक्सचर की प्रॉपर्टीज होती है वो एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट होती है मोलिक्यूलर लेवल पर, ओके। लेकिन हम हेट्रोजीनस मिक्सचर की अगर बात करें तो हेट्रोजीनस मिक्सचर में जो उसके कंपोनेंट होते हैं वो एक दूसरे के साथ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं, जिससे कि मिश्रण के प्रत्येक भाग का जो गुण होता है वो डिफरेंट होता है। तो बातें आप समझ में आ गई आपको कि होमोजीनस मिक्सचर इज दैट मिक्सचर, होमोजीनस मिक्सचर is that mixture in which their components are uniformly distributed, okay, uniformly distributed। और हेट्रोजीनस मिक्सचर किसे कहते हैं? हेट्रोजीनस mixture is that mixture in which their components are not uniformly distributed, ओके, क्लियर बात समझ में आया? अब चलिए हम लोग अपने डिफरेंट एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं एयर की, तो अगर मैं एयर की बात करूं जो क्या है, मिक्सचर है, इसमें क्या होता है, O2 होता है, कितना होता है, अबाउट 21% होता है, N2 कितना होता है, अबाउट 78% होता है, ओके, और CO2 कितना होता है, अबाउट 0.032 0.04% होता है। ये सब अप्रॉक्सीमेशन है, ओके। और अबाउट 1% क्या होता है, इनर्ट गैस और वाटर वेपर भी होते हैं, ओके, वाटर वेपर भी होते हैं। अब अगर हम लोग बात करें तो एयर जो कि इन सभी डिफरेंट सब्सटेंस के मिक्सचर हैं, और ये सभी सब्सटेंस जो हैं ये एयर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ऐसा नहीं कि हम कहें कि अरे इधर तो सिर्फ ऑक्सीजन है, उधर सिर्फ नाइट्रोजन है, उधर सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड है, ऐसी बात नहीं है। हम अपने चारों ओर जो एयर का कंपोजिशन पाते हैं, उस कंपोजिशन में ये जो डिफरेंट सब्सटेंस है वो अपनी यूनिफॉर्मिटी रखते हैं, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। सो दैट एयर हमारा किसका एग्जाम्पल हो गया, होमोजीनस मिक्सचर का हो गया, ओके, होमोजीनस मिक्सचर का हो गया। यदि हम पानी में शुगर को डाल दें और उसको मिक्स न करें तो वो मेरा एग्जाम्पल किसका हो जाएगा, वो मेरा एग्जाम्पल होगा हेट्रोजीनस मिक्सचर का। और यदि हम उसको मिक्स कर देते हैं, मिला देते हैं, तो वो मेरा एग्जाम्पल किसका हो जाएगा, होमोजीनस मिक्सचर का होगा। अगर चावल में हम कंकर पत्थर की बात करते हैं तो चावल में कंकर पत्थर मेरा किसका एग्जाम्पल हो गया, हेट्रोजीनस मिक्सचर का हो गया। तो हम अपने चारों ओर जो डिफरेंट सब्सटेंस को पाते हैं, उनमें से जो जनरली सब्सटेंस होते हैं वो प्योर सब्सटेंस ना होकर क्या होते हैं, मिक्सचर होते हैं। और मिक्सचर को हम लोग जनरली दो भागों में क्लासिफाई करते हैं, होमोजीनस और हेट्रोजीनस। बेसिकली दोनों में डिफरेंस क्या है कि इनके कंपोनेंट्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं, और इनके जो कंपोनेंट होते हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ओके। अब चलिए, ये आपने हाई स्कूल में भी पढ़ा होगा। तो हम लोग और अपनी बात करें, ओके। अब आ जाए हम लोग किस पर,
हम लोग आ जाएं अपनी प्योर सब्सटेंस पर। जो एक्चुअली सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जो चैप्टर है आपका, नाम से ही क्लियर है, सम बेसिक कंसेप्ट्स। तो इस चैप्टर में आपको बेसिकली वही सारे टॉपिक देखने हैं जो टॉपिक आपने 8, 9, 10 में पढ़ा होगा, उन्हीं का ये एक्चुअली जो चैप्टर है वो रिवीजन है। ओके, अब आइए हम लोग प्योर सब्सटेंस सबसे पहले देखें। प्योर सब्सटेंस किसे कहते हैं? जो प्योर सब्सटेंस होते हैं उनके जो प्रॉपर्टीज होते हैं वो बिल्कुल मिक्सचर से क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। ओके, मिक्सचर से डिफरेंट ये होते हैं। अब हम लोग प्योर सब्सटेंस को पुनः डिवाइड करते हैं, कितने भागों में डिवाइड करते हैं? एलिमेंट के रूप में, जिसको आप लोग क्या कहते हैं? तत्व के नाम से जानते हैं। और फिर आप देखते हैं कंपाउंड की बात करते हैं। ओके, जिसको हिंदी में आप क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। यानी प्योर सब्सटेंस जो है इनको हम लोग अगर फर्दर क्लासिफाई करें जो कि मिक्सचर से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, तो हम इनका डिवीजन कितने प्रकार से पाते हैं? जनरली 2 प्रकार से। हम एक को एलिमेंट कहते हैं और दूसरे को हम क्या कहते हैं? कंपाउंड कहते हैं। ओके, अब एलिमेंट किसे कहते हैं इसको समझने की हम लोग कोशिश करें। ओके, तो कल्पना करिए कि मेरे पास में कोई पदार्थ है। जैसे मेरे पास में क्या है? ये एक पदार्थ है। ओके, पदार्थ है तो ये एक पदार्थ है और पदार्थ में हमने क्या मान लिया? हमने कॉपर ले लिया। हमने क्या ले लिया? कॉपर ले लिया। अब ये जो कॉपर है, इस कॉपर को हम लोग क्या करें? इस कॉपर को अगर हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ें, हम इस कॉपर को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ें और तोड़ते जाएं, तो एक ऐसी स्थिति हम पाएंगे कि जिस स्थिति में हम इस कॉपर के टुकड़े को, यानी हम किसी पदार्थ को और ज़्यादा डिवाइड सिंपलर रूप में पदार्थ में, मैटर में नहीं कर सकते। तो जो हमें सिंपलेस्ट मैटर प्राप्त होगा डिवाइड करते जाने से, उस सिंपलेस्ट जो फॉर्म होगा, उस सिंपलेस्ट फॉर्म को हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। ओके, तो याद रहेगा कि अगर आपके पास में कोई भी पदार्थ है, कोई जरूरी नहीं कि कॉपर, आपके पास में कोई पदार्थ है, चाहे सजीव पदार्थ हो या फिर निर्जीव पदार्थ हो, जैसे हम हो या आप हो, ये जो बोर्ड हो गया या स्याही हो गया, मिट्टी हो गया, कोई भी हो गया, सूर्य चांद तारे, कोई भी अगर आपके पास में पदार्थ हो, तो उस पदार्थ को यदि आप डिवाइड करते हैं, तोड़ते हैं, तो तोड़ने पर उस पदार्थ के छोटे टुकड़े प्राप्त होते हैं और उसको तोड़ते हैं छोटे छोटे छोटे। अब एक ऐसी स्थिति आपको प्राप्त होती है कि आप उस पदार्थ को और सिंपल रूप में और उसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो आपको किसी पदार्थ को तोड़ते जाने से जो सबसे सिंपलेस्ट स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल प्राप्त होगा, उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को क्या कहा गया? क्या नाम दिया गया? एटम कहा गया। ओके, ग्रीक भाषा में समझिए, ग्रीक भाषा में एटोमोस, एटोमोस, ग्रीक भाषा में एटोमोस का मतलब होता है नॉन डिविजिबल। ओके, नॉन डिविजिबल, नॉन डिविजिबल जिसका मतलब कि जिसको हम तोड़ नहीं सकते, इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? अविभाज्य कहते हैं। तो पुनः हम लोग अपने टॉपिक पढ़ाएं कि अगर आपके पास में कोई भी पदार्थ हो, उस पदार्थ को यदि आप तोड़ते जाते हैं तो पदार्थ का एक सबसे सिंपलेस्ट रूप आपको प्राप्त होता है और उस सिंपलेस्ट रूप को आप क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। यानी दुनिया में जितने भी पदार्थ होते हैं, सभी पदार्थ का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, जो नॉन डिविजिबल जो पार्टिकल होता है, उस पार्टिकल को हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। क्योंकि एटम ग्रीक भाषा की एटोमोस या एटोमियो से संबंध रखता है, जिसका मतलब होता है नॉन डिविजिबल, यानी पदार्थ का जो अविभाज्य कण होता है, जो नॉन डिविजिबल फॉर्म होता है, उसी को हम एटमोस कहते हैं या एटोमियो कहते हैं और उसी से हमारा शब्द क्या बना है? एटम बना है। ओके, अब आइए
हम लोग एटम की बात करें। इसका मतलब कि हम पदार्थ हैं, आप भी पदार्थ हैं, चाहे कोई भी सजीव पदार्थ हो, कोई भी निर्जीव पदार्थ हो, दुनिया के सारे पदार्थ अंततः किस चीज से बने हैं? एटम से बने हैं। क्लियर? ये याद रहेगा, दुनिया के सारे पदार्थ किससे बने हैं? एटम से अंततः बने हुए हैं। ओके, अब हम लोग फिर से अपने टॉपिक पर इधर आए। मेरे पास में क्या हो गया? एक पदार्थ हो गया, जैसे हमने कॉपर ले लिया। फिर एक मेरे पास में कोई पदार्थ हुआ, हमने सिल्वर ले लिया। मेरे पास में एक और कोई पदार्थ हो गया, हमने इसको क्या ले लिया? हमने इसको गोल्ड मान लिया। मानना है तो कुछ भी मान ले, सस्ता क्यों मानेंगे? प्लेटिनम भी मान सकते हैं। ओके, तो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड हमने ले लिया। अब मेरे पास में ये जो कॉपर है, कॉपर का एक टुकड़ा है, यह कॉपर का टुकड़ा किस चीज से बना होगा? कॉपर एक पदार्थ है। ओके, सिल्वर भी एक पदार्थ है, गोल्ड भी एक पदार्थ है। और मैंने अभी बताया कि दुनिया के सारे पदार्थ किस चीज से बने होते हैं? अंततः एटम से बने होते हैं। तो अब चलिए हम लोग ऐसे ऐसे थोड़ी सी बात समझ लिए। हमने ऐसे ऐसे आपको दे दिया। ओके, ये गोल गोल मैं क्या बना रहा हूं? ये मैं बना रहा हूं लड्डू। ओके, जिसको खाना मना है। ओके, समझ में आया? चलिए अब आगे देखिए, मेरे पास में कॉपर का एक टुकड़ा है, और कॉपर के टुकड़ा है तो एक पदार्थ है, और पदार्थ है तो इसका सरलतम रूप क्या होगा? यह अंततः किस चीज से बना होगा? परमाणु से। ओके, तो मेरे पास कॉपर है, कॉपर में क्या है? एक तत्व है, और तत्व के जो ये मैंने छोटे छोटे कण बनाए हैं, ये कण क्या है जी? इसके परमाणु हैं। तो मैंने क्या बता दिया जी? कॉपर एक क्या है? तत्व है, और तत्व के जो सबसे सरलतम रूप है वो क्या है? परमाणु है, एटम है। अब यहां पर भी आइए, इसी प्रकार से हम अगर सिल्वर की भी बात करें तो सिल्वर भी एक क्या है? पदार्थ है। ओके, यह एक एलिमेंट है, तत्व है, और यह भी किस चीज से बना है? परमाणु से बना है। ओके, अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड भी क्या है? ओके, गोल्ड क्या है? एक पदार्थ है, और पदार्थ है तो किस चीज से बना होगा? पदार्थ है तो यह बना होगा किस चीज से? परमाणु से। तो चलिए, ये गोल्ड के क्या हो गए? एटम हो गए। तो फिर से हम लोग अपनी बात देखें कि आपके पास में कोई भी पदार्थ हो, कोई भी सजीव और निर्जीव कोई भी पदार्थ हो, सारे पदार्थ किस चीज से बने होते हैं? अंततः सारे पदार्थ परमाणु से बने होते हैं। ऑल सब्सटेंस इज अल्टीमेटली मेड अप ऑफ एटम। ओके, तो मेरे पास जो ये कॉपर है यानी तत्व है, तत्व क्या है? तत्व पदार्थ का क्या है? शुद्धतम रूप है। तत्व क्या है? पदार्थ का शुद्धतम रूप है, जिसका जो समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि तत्व शुद्धतम पदार्थ है। क्या है? तत्व शुद्धतम पदार्थ है जो समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। आइए, तो किसे कहते हैं तत्व? तत्व जो है वो किसी भी पदार्थ का क्या है? शुद्धतम रूप है। ओके, और शुद्धतम रूप है जो कि समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना है। तो ये कॉपर एक तत्व हो गया, ये सिल्वर एक तत्व हो गया, गोल्ड एक तत्व हो गया। अब ये जो तत्व है, कॉपर के जितने भी परमाणु होंगे, सभी परमाणुओं के जो द्रव्यमान होंगे सेम होंगे। जो सिल्वर के जितने भी परमाणु होंगे, सभी परमाणु के द्रव्यमान सेम होंगे। उन सभी परमाणुओं के न्यूक्लियर चार्ज, नाभिकीय आवेश सब सेम होंगे। जो गोल्ड होंगे उसके जितने भी परमाणु होंगे वो सभी परमाणु सेम होंगे। ओके, और सबका न्यूक्लियर चार्ज सेम होगा। यानी किसी एक ही एलिमेंट के जितने भी एटम होते हैं वो सभी एटम सेम न्यूक्लियर चार्ज रखते हैं। क्लियर? क्या कि किसी एक ही एलिमेंट के, कोई जरूरी नहीं कॉपर सिल्वर गोल्ड, कोई एलिमेंट, आप जानते हैं पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट हैं? 118। तो अगर मैं किसी एलिमेंट की बात करूं तो एलिमेंट पदार्थ का क्या है?
प्योर फॉर्म है, शुद्ध रूप है, शुद्धतम पदार्थ है, जो किससे मिलकर बना होता है? समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, और किसी एक ही तत्व के जितने भी परमाणु होते हैं उन सभी परमाणुओं के न्यूक्लियर चार्ज क्या होते हैं? सेम होते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं कॉपर और सिल्वर की, तो ये एलिमेंट है और ये भी एलिमेंट है, तो क्या इन दोनों एलिमेंट के जो एटम है वो सिमिलर हैं? बिल्कुल नहीं। जो कॉपर के एटम है और सिल्वर के एटम है और गोल्ड के एटम है, शेप, साइज, न्यूक्लियर चार्ज में एक दूसरे से क्या है? अलग अलग होते हैं। याद रहेगा कि जो डिफरेंट एलिमेंट होते हैं उनके एटम डिफरेंट होते हैं। किस मामले में डिफरेंट होते हैं? इनके न्यूक्लियर चार्ज एटम के डिफरेंट होंगे, इनके न्यूक्लियर चार्ज डिफरेंट होंगे, इनके न्यूक्लियर चार्ज डिफरेंट होंगे, इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंट होगी एक दूसरे से, इनका जो साइज होगा एक दूसरे से डिफरेंट होगा, इसका जो अरेंजमेंट इलेक्ट्रॉन का होगा इसके एटम में वो इससे डिफरेंट होगा, और ये एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। तो आगे फर्दर हम लोगों को ये सब डिस्कस करना है। तो ये बात याद रहेगा कि किसी एक ही एलिमेंट के जितने भी एटम होते हैं वो सारे एटम सेम न्यूक्लियर चार्ज रखते हैं, सब एक दूसरे से सिमिलर होते हैं, बट डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम होते हैं वो शेप, साइज, न्यूक्लियर चार्ज में एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। ओके, और एटम में एलिमेंट के गुण मौजूद होते हैं, जो एटम होते हैं उसमें एलिमेंट के गुण मौजूद होते हैं। अब आइए, एलिमेंट कितने रूपों में पाया जाता है? एलिमेंट 2 रूपों में पाते हैं हम लोग। ओके, मैंने अभी आपको क्या बताया कि जो एलिमेंट होते हैं समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। ओके, तो एलिमेंट के जो सूक्ष्मतम कण होते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं, ओके, वो क्या होते हैं? जो एलिमेंट के स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं, ओके, यानी सूक्ष्मतम जो कण होते हैं वो क्या होते हैं? वो एटम भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। अब आप कहिएगा कि सर मैं कंफ्यूज हो रहा हूं, तो एग्जाम्पल आप लीजिए, जैसे ऑक्सीजन क्या हुआ? एक एलिमेंट हो गया। ओके, तो ऑक्सीजन जो एलिमेंट है, ओके, आप जानते हैं अपने प्रीवियस क्लास में कि ऑक्सीजन की एटॉमिक नंबर कितनी होती है? यस, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? बता सकते हैं आप? ऑक्सीजन की परमाणु संख्या होती है 8। कितनी होती है? 8 परमाणु संख्या होती है, और इसके एटॉमिक नंबर जो 8 होते हैं, इनका मास कितना होता है? इनका मास होता है 16 AMU। तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 और परमाणु द्रव्यमान 16 होता है। अब चलिए, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, तो इस ऑक्सीजन एलिमेंट के जितने भी ऑक्सीजन के जितने भी परमाणु होंगे, सभी परमाणुओं के परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर 8 होंगे। ओके, और जो एटॉमिक मास होंगे वो 16 AMU होंगे, और इसमें आगे कुछ बात होंगी। ओके, आइसोटोप्स वगैरह की भी कुछ बात होती है, आइसोबार की भी कुछ बात होती है, तो एक डिफरेंट डिस्कस का अपना टॉपिक है। तो अभी आप बेसिक रूप से यही जानिए कि किसी एलिमेंट के जितने भी एटम होते हैं वो सभी एटम के जो न्यूक्लियर चार्ज होते हैं, जो एटॉमिक नंबर होते हैं, एटॉमिक मास होते हैं, वो सेम होते हैं। अब ये हमने देख लिया। तो अगर मेरे पास में ऑक्सीजन है, इस रूप में है, और मेरे पास में अगर ऑक्सीजन O2 के रूप में है, O3 के रूप में है, तो मैं क्या कहूँगा कि ये जो ऑक्सीजन है एक एलिमेंट है, और इस एलिमेंट का ये क्या है? एटम है। इस एलिमेंट का ये क्या है? एटम है। और इस एलिमेंट ऑक्सीजन का ये क्या है? मॉलिक्यूल है। ओके, मॉलिक्यूल है। तो O2 क्या है? एलिमेंट है, लेकिन किस फॉर्म में है? मॉलिक्यूल के फॉर्म में है। O3 आप जानते होंगे ओजोन है, तो ये भी क्या है? एलिमेंट ही है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन जो एलिमेंट है किस रूप में है? मॉलिक्यूल के रूप में है। तो हमने यहाँ पर लगभग क्लियर आपको समझा दिया कि जो एलिमेंट होते हैं उसके स्मॉलेस्ट पार्टिकल, सूक्ष्मतम कण, एटम भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। ओके, और हम लोग देखें, आप क्लियर कर लिए कि जो एटम के स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं, सूक्ष्मतम कण होते हैं, वो परमाणु भी हो सकते हैं और अणु भी हो सकते हैं। जैसे ये परमाणु हो गए और ये क्या हो गया?
अणु हो गया। जैसे नाइट्रोजन एलिमेंट है, इस एलिमेंट के ये शून्यतम कण परमाणु हो गए और ये क्या हो गए, अणु हो गए। उसी तरीके से ये हाइड्रोजन एलिमेंट के परमाणु हो गए और ये क्या है, ये अणु हो गए। तो आप ये समझिए ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, ये सब एलिमेंट है, ओके। लेकिन यहां एलिमेंट किस रूप में है, एटम के रूप में है, और यहां एलिमेंट किस रूप में है, मॉलिक्यूल के रूप में। एटम के रूप में एलिमेंट, मॉलिक्यूल के रूप में, एटम के रूप में, मॉलिक्यूल के रूप में। यानी जो एलिमेंट होते हैं उसके शून्यतम कण क्या होते हैं, उसके शून्यतम कण परमाणु भी हो सकते हैं और अणु भी हो सकते हैं, ओके। अब आइए हम लोग मॉलिक्यूल की थोड़ी सी और बात समझें, ओके। तो मॉलिक्यूल हमने यहां पर जो बोला, मॉलिक्यूल अगर मैं O2 की बात करूं तो O2 में क्या है, 2 ऑक्सीजन के एटम है, और दोनों ऑक्सीजन के एटम क्या मिक्सअप हैं, ओके। क्या मिक्सअप है, बिल्कुल नहीं, मिक्सअप नहीं है। यहां पर दोनों ऑक्सीजन के एटम एक दूसरे से केमिकली बॉन्डेड हैं। जैसे आप इसको समझिए, ऑक्सीजन ऑक्सीजन और एटम एटम मिलके ये क्या हो गया, ओके। क्या बन गया, ये मॉलिक्यूल बन गया। ये क्या हो गया, ये मॉलिक्यूल हो गया, और ये ऑक्सीजन की क्या है, ये ऑक्सीजन के एटम है। क्लियर। तो एटम और एटम एक दूसरे से केमिकली बॉन्डेड होकर मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। उसी तरीके से अगर हम हाइड्रोजन का एक एटम, हाइड्रोजन के एक एटम हम क्या करें, अगर ये केमिकली बॉन्डेड होते हैं तो हम क्या पाते हैं कि H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। तो ऐसा मत समझिएगा कि मैं अपनी इच्छा से ऑक्सीजन का एक परमाणु, ऑक्सीजन का एक परमाणु लेकर O2 के एक मॉलिक्यूल का मैंने निर्माण कर डाला, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर एक्चुअली केमिकल बॉन्डिंग हो रही है, और वो केमिकल बॉन्डिंग चलकर आगे आप लोगों को पढ़ना है। जो आपका चौथा चैप्टर है उसमें केमिकल बॉन्डिंग की बात, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और केमिकल बॉन्डिंग की बात आप लोगों को पढ़ना है। ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी यहाँ पर कंबाइंड करके कोई भी मॉलिक्यूल फॉर्मेशन कर दूं, ऐसी कोई बात नहीं है। यहां से मैं सीधे ये दर्शाने की कोशिश कर रहा हूं कि एटम एटम मिलके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। और मॉलिक्यूल में जो एटम होते हैं वो एक्चुअली केमिकल बॉन्डेड होते हैं, उनके बीच में क्या होता है, रासायनिक बंधन होता है। और जो मॉलिक्यूल होते हैं उस मॉलिक्यूल के जो प्रॉपर्टीज होते हैं, जो मॉलिक्यूल के प्रॉपर्टीज होते हैं वो बिल्कुल एटम से क्या हो सकते हैं, डिफरेंट होते हैं, ओके। इनका अलग है प्रॉपर्टीज, इनका अलग है, और इनके क्या हो गए जी, अलग हो गए। इनकी स्टेबिलिटी कुछ ज्यादा होती है और इनकी स्टेबिलिटी क्या होती है, बहुत कम होती है। तो हम सीधे सीधे क्या कहें, दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं, मैंने शुरू में क्या कहा कि दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं, सारे पदार्थ किस चीज से बने हैं, दुनिया के सारे पदार्थ अंततः परमाणु से बने हैं। ऑल सब्सटेंस आर अल्टीमेटली मेड ऑफ एटम। लेकिन हम अभी क्या बताएं कि जनरली जो एटम होता है वो एटम फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है, ओके। एटम फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है, उनमें वो रिएक्टिविटी शो करता है, वो अनस्टेबल होता है, और रिएक्टिविटी शो करके केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन करता है और मॉलिक्यूल का निर्माण करता है, ओके। तो हम सीधे सीधे अब क्या कहें कि दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं उन सभी पदार्थ के जो अवयवी कण है वो क्या है, एटम और मॉलिक्यूल हैं। कहिएगा कि अभी सर तो आप कह रहे थे कि दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं वो सभी पदार्थ के जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैं वो क्या है, एटम है। और अब आप कहने लगे एटम भी है, मॉलिक्यूल भी। तो आइए, बात तो सेम है। अगर मैंने कह दिया कि दुनिया के जितने भी पदार्थ हैं वो सभी पदार्थ के जो शून्यतम कण हैं वो परमाणु और अणु हैं, तो अणु भी अगर मैंने मॉलिक्यूल भी कह दिया तो दैट मीन्स मॉलिक्यूल किससे बना है, एटम से ही तो बना है, ओके। तो बात तो वही हो गई कि मॉलिक्यूल एटम से मिलकर बना है, यानी ऑल सब्सटेंस इज अल्टीमेटली मेड ऑफ एटम। क्लियर, ओके। तो इस कारण से ही हम लोगों को केमिस्ट्री जो डिफाइन करते हैं, केमिस्ट्री को हम किस रूप में डिफाइन करते हैं, केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल। केमिस्ट्री जो हमारा विज्ञान है वो वास्तव में एटम और मॉलिक्यूल का ही साइंस है, ओके। हम एटम और मॉलिक्यूल को ही पढ़ते रहते हैं। अगर आप सोचते हैं कि यहाँ पर एक लाइन में आप एटम को डिफाइन कर लें, एलिमेंट को डिफाइन कर लें, मॉलिक्यूल को डिफाइन कर लें, तो ये इम्पॉसिबल है। यहाँ आप बेसिक आउटलाइन दे रहे हैं, आप सिर्फ वर्ड से, कंसेप्ट से बस इनिशिएशन कर रहे हैं, परिचित हो रहे हैं।
तो आपको अगर फिर पूछा जाए कि तत्व किसे कहते हैं, तो तत्व पदार्थ का शुद्धतम रूप है, ओके, जो समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। और एटम किसे कहते हैं, तो एटम एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एटम क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल होते हैं किसी भी सब्सटेंस के, जो जनरली फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते हैं। तो एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल particle which are generally does not found present in free in nature but they are involved in chemical reaction। ये फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है बट केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। हाँ, जो मॉलिक्यूल किसी सब्सटेंस के होते हैं वो जनरली फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। अब चलिए हम लोग आ जाए कंपाउंड की बात करें, ओके। आगे टोटल मैंने अभी बताया कि आप एक लाइन से एटम, मॉलिक्यूल, एलिमेंट, कंपाउंड को नहीं समझ सकते हैं क्योंकि आपका टोटल केमिस्ट्री जो है वो साइंस ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल ही है। आप यहाँ पर एक लाइन का डिफिनीशन और दो चार बातों को कहकर आप इसे क्लियर नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये जो आपका चैप्टर है ये आउटलाइन है, आपके 8, 9, 10 क्लास का जो वो रिवीजन है, बस आप रिवीजन दे रहे हैं, उन्हीं सारे को अपना बेसिक तौर पर रिवाइज कर रहे हैं और फिर अपनी मेन जो चैप्टर शुरू होगा इसमें 11 क्लास का, वो किससे शुरू होगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर से शुरू होगा, ओके। यहाँ पर हम एटम करें और फिर हम अगले चैप्टर में आएंगे तो हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में कहेंगे कि एटम क्या है हम नहीं जानते हैं, और वहाँ से पूरे एटम की जो अलग अलग मॉडल है, एटम की स्ट्रक्चर है वगैरह वगैरह, हम लोग उसके बारे में काफ़ी पढ़ेंगे, ओके। अब चलिए हम लोग कंपाउंड की बात करें। तो कंपाउंड जैसे अगर मैंने कहा H+H+O, हाइड्रोजन के 2 एटम मैंने लिया और ऑक्सीजन के 1 एटम मैंने लिया और इसको कंबाइंड कर दिया, क्या बन गया, H2। ओके, मैंने क्या किया, C+O+O और इसको लेकर मैंने किसका फॉर्मेशन कर दिया, CO2। मैंने क्या लिया, C+H+H+H+H, क्या बन गया, CH4। आप जानते हैं मीथेन। तो आप यहां से थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये एक क्या है, कंपाउंड है, ओके। तो अब किसे कहते हैं कंपाउंड, मैंने तो ये बताया ही नहीं, तो मैं अब बता दे रहा हूं किसे कहते हैं कंपाउंड। जब दो या दो से अधिक तत्व के परमाणु एक निश्चित प्रोपोर्शन में केमिकली कंबाइंड होते हैं, जब 2 या 2 से अधिक एलिमेंट एक निश्चित प्रोपोर्शन में केमिकली बॉन्डेड होते हैं, तब जिस पदार्थ का फॉर्मेशन होता है दैट इज कॉल्ड कंपाउंड। यानी यहां पर आप ये नहीं कर सकते हैं कि आप 2 हाइड्रोजन के परमाणु ले लिए, ऑक्सीजन के 1 परमाणु लिए और उनको मिक्सअप कर दिए, फिजिकली मिक्सअप कर दिए और H2O का फॉर्मेशन हो गया, तब तो ये तो मिक्सचर हो जाएगा। तो मिक्सचर और कंपाउंड में क्या अंतर है, मिक्सचर और कंपाउंड में अंतर ये है कि मिक्सचर में फिजिकली कंबाइंड हो रहा था, जो एलिमेंट और कंपाउंड थे, चाहे जो डिफरेंट सब्सटेंस मिक्सचर में, वो फिजिकली कंबाइंड हो रहे थे, उनमें कोई केमिकल रिएक्टिविटी की बात नहीं थी। लेकिन जो हम कंपाउंड की बात कर रहे हैं, उस कंपाउंड में जो एलिमेंट होते हैं वो केमिकली एक दूसरे से डेफिनेट प्रोपोर्शन में बॉन्डिंग फॉर्मेशन करते हैं। जैसे हाइड्रोजन का 2 एटम ऑक्सीजन के 1 एटम के साथ केमिकली बॉन्डेड होकर H2O के 1 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। तो इसमें कितने एलिमेंट हो गए, 2 एलिमेंट हो गए, और कितने एटम हो गए, टोटल 3 एटम हो गए। तो 2 एलिमेंट, 1 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, और कितने टोटल एटम इसमें, 3, 2 और 1 3। यहां कितने एलिमेंट, 2 एलिमेंट, ओके। और कितने एटम, तो 2 और 1 3। यहां कितने एलिमेंट, तो 2 एलिमेंट, 1 कार्बन और दूसरा हाइड्रोजन, और उनके कितने एटम, तो 4 और 1 5। तो हम कंपाउंड किसे कहते हैं, तो कंपाउंड में जो डिफरेंट कंपाउंड में जो 2 या 2 से अधिक डिफरेंट जो एलिमेंट होते हैं, उस एलिमेंट के जो एटम होते हैं वो एक निश्चित प्रोपोर्शन में
ओके, कंबाइंड होकर, केमिकली कंबाइंड होकर बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। और जो कंपाउंड होते हैं उस कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज होती है उनके कंपोनेंट एटम से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। जैसे H2O की जो प्रॉपर्टीज होती है बिल्कुल डिफरेंट होती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो प्रॉपर्टीज होती है बिल्कुल डिफरेंट होती है कार्बन और ऑक्सीजन जो एलिमेंट होते हैं उनसे। इसका मतलब कि जो कंपाउंड होता है वो कंपाउंड में जो डिफरेंट एलिमेंट होते हैं वो अपनी जो नेचर होते हैं वो नेचर बरकरार नहीं रखते हैं। तो किसी कंपाउंड के जो प्रॉपर्टीज होते हैं उसके कंपोनेंट एटम से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। इसको ऐसे समझिए, NaCl ये क्या है? कंपाउंड है। ओके, ये एक कंपाउंड है। आप जानते हैं नमक आप खाते पीते हैं, हम सभी खाते पीते हैं, तो ये एक क्या है? कंपाउंड है। तो इस कंपाउंड का जो नेचर है ये सोडियम और क्लोरीन से बिल्कुल क्या है? डिफरेंट है। जैसे अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम को अगर पानी में आप डाल दीजिए तो इसमें आग लग जाता है, और क्लोरीन एकदम घोंटू गैस है, एकदम बिल्कुल सफोकेटिंग गैस है, ओके, पॉइजनस गैस है। लेकिन इन दोनों के केमिकल बॉन्डिंग से ओके NaCl का फॉर्मेशन हुआ। एक्चुअली NaCl में आयनिक बॉन्ड होता है, तो आयनिक बॉन्ड इनके बीच में फॉर्मेशन हुआ और आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन से NaCl कंपाउंड का निर्माण हुआ। तो किसी कंपाउंड में जो उसके कंपोनेंट एलिमेंट होते हैं वो अपनी जो प्रॉपर्टीज होती है वो रिटेन नहीं रखते हैं। ओके, वो रिटेन नहीं रखते हैं, बरकरार नहीं रखते हैं। अब चलिए, तो हम लोग क्या ये एक कंपाउंड है? क्या ये कंपाउंड है? बिल्कुल नहीं है। कंपाउंड के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? कंपाउंड के लिए कंडीशन ये होनी चाहिए कि उसमें कम से कम 2 डिफरेंट एलिमेंट हो। जैसे इसमें 2 डिफरेंट एलिमेंट है, इसमें भी 2 डिफरेंट, इसमें भी 2 डिफरेंट। जैसे अगर आप H2SO4 की बात करें, आप C6H12O6 की बात करें, आप अगर NH3 की बात करें तो आप क्या पाते हैं? आप H3PO4 की बात करें तो ये सब क्या है? कंपाउंड है। क्यों कंपाउंड है? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन, फास्फोरस और ऑक्सीजन 3 डिफरेंट एलिमेंट हैं जो एक दूसरे से केमिकली बॉन्डेड हैं। यहाँ भी 3 एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन, जिसके केमिकली बॉन्ड फॉर्मेशन के द्वारा H2SO4 के एक मॉलिक्यूल का निर्माण हुआ है, एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ भी 3 एलिमेंट है और इन तीनों एलिमेंट केमिकल एक दूसरे से बॉन्डेड है और केमिकली बॉन्डेड होकर एक मॉलिक्यूल का, ग्लूकोज की एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किए हैं। तो कंपाउंड जो होते हैं उस कंपाउंड में कम से कम 2 डिफरेंट एलिमेंट होने चाहिए और उस डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम हो वो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में कंबाइंड होने चाहिए, और कंबाइंड होंगे तभी क्या फॉर्मेशन होगा? कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। ओके, तो हमने यहाँ पर आप लोगों को मैटर और मैटर की क्लासिफिकेशन हमने जनरली आपको डिस्क्राइब किया। अगर इसमें किसी भी प्रकार की कोई असुविधा हो तो आप मुझसे डिस्कस करेंगे। अगली बात हम अगली क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।